Sat Sri Akal everyone, welcome to Chetan Bhatt Learning. We are starting current affairs. There is something wrong with current affairs. Every time I start current affairs, something happens. Anyways, something happens with my health. Anyways, I hope कि this time it will go flawless. Okay, करंट अफेयर्स में हमने लास्ट जो क्लास ली थी बच्चे, उसमें मैंने आपको अक्टूबर और नवंबर से रिलेटेड कुछ न्यूज़ करवाई थी। आज सितंबर करते हैं जरा बड़े अच्छे से। सितंबर की सबसे पहली चीज़ तो आपको यही देखनी है कि सितंबर का जो महीना है उसको इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलती है। इंडियन गवर्नमेंट बोलती है सितंबर के महीने को पोषण माह। पोषण का महीना है। वाई? बिकॉज इसको राष्ट्रीय विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स इज कंसिडर्ड एज द राष्ट्रीय पोषण माह। माह मतलब महीना, तो इट इज सितंबर। सितंबर में क्या होता है कि न्यूट्रिशन और पोषण अभियान रिलेटेड, न्यूट्रिशन अवेयरनेस और पोषण अभियान ये चलता है। अब मैं एक चीज़ और बोल दूं कि ये लेक्चर तो आपको अभी मिल रहा है, ठीक, लेकिन इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको कल दूंगा, ठीक है। तो आप इसको सुन लो और अगर कुछ बुलेट पॉइंट नोट करना होगा कर लेना। कल हम अपने आप ही पीडीएफ डाल देंगे। एक चीज़ और है, आपको ना थोड़ा सा आप ट्राई किया करो। आज भी मैंने किसी बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेजेस डाले हैं, उनके जेन्युइन क्वेश्चंस थे अबाउट प्रेसिडेंट की पावर एंड ऑल दैट। वो इतने पीछे गए हुए मैसेजेस बिकॉज हम थोड़ा सा ट्राई करें अननेसेसरी मैसेजेस ग्रुप्स पे ना डालें। ओके, और चलो, तो सबसे पहली न्यूज़ हमें समझ आ गई। सितंबर का महीना कौन सा होता है? पोषण मंथ, ठीक। पोषण आप समझते हैं, न्यूट्रिशन। दूसरी चीज, चलो, आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट अग्रीमेंट, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट अग्रीमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम मीडिएशन। ये आपको पेपर में ऐसा सच कभी नहीं आएगा। आपको बस ये पता हो कि जो डिस्प्यूट रिड्रेसल है यूनाइटेड नेशन का एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मीडिएशन, इसका नाम क्या रखा गया इस ट्रीटी का? सिंगापुर के नाम से इसका नाम रखा गया है सिंगापुर। अभी बताता हूं है क्या ट्रीटी। सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन, ठीक बच्चे। ये क्या है कि इसमें इंडिया भी सिग्नेटरी है, याद रखना। जब दो कंट्रीज होती हैं, मान लो पोर्चुगल और इंडिया, अब पोर्चुगल और इंडिया में बीच में कंपनीज ट्रेड कर रही हैं। हो सकता है पुर्तगाल की कोई कंपनी इंडिया की सरकार को सामान देती हो, या पुर्तगाल की कोई कंपनी रिलायंस इंडिया की किसी कंपनी से ट्रेड करती है। अब उसमें जब ट्रेड करते हैं तो कई बार इश्यूज हो जाते हैं, कमर्शियल डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। इन कमर्शियल डिस्प्यूट्स को कहाँ सॉल्व किया जाए? इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में अगर आप बोलो कि रिजॉल्व करें, तो पोर्चुगल की जो कंपनीज होती हैं वो इंडिया से ट्रेड करने से झिझकेंगी, मतलब हिचकिचाएंगी। इदा ही बाकी कंट्रीज लिए भी यही है। उन्होंने लगूगा भी यार जे साडी कंट्री का ट्रेड इंडिया नाल हो रहा है, तो जे कोई कमर्शियल डिस्प्यूट हो गया ਤੇ ਉਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਸੁਣੂਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣੂਗੀ, ਤਾਂ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵਰਡਿਕਟ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਰਚੁਗਲ ਲਈ ਲੱਗੂਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੋਵੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, मीडिएशन आर्बिट्रेशन हो जाए, ਉਹ ਦੈਨ what happens is कि जे तुसी उस आर्बिट्रेशन वाली ट्रीटी ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਕਾਸਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ बस ये पता होना चाहिए पेपर ਲਈ कि यूनाइटेड नेशन की जी ट्रीटी है पहली दुनिया की ट्रीटी है जिन्हों किसी सिंगापुर के नाँ तो रिलेट किया जाता है। इन्होंने सिंगापुर ट्रीटी भी कहते हैं तो सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन भी कहते हैं। नंबर 1, तो ये पोषण भी समझ आ गया आपको, पोषण माह, और ये भी समझ आ गया। तीसरी चीज़, ये आपको पेपर में आ सकता है, ए वेब वॉज रिसेंटली इन न्यूज़। ये किस कॉन्टेक्स्ट में था ए वेब? बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, ए वैब एक ऑर्गेनाइजेशन है जिहदी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दे कोल सीगी चेयरमैनशिप। इंटरनेशनली ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बहुत रिस्पैक्ट है। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਇੰਨੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੀ, ਇਹ ਵੈਬ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋ ਕਿ ਇਹ ਵੈਬ ਵਾਜ਼ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਕੰਟੈਕਸਟ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਆਂਦਾ ਬੱਚੇ ਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਚੋਂ ਲੈਕਚਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਐਮਸੀ। ਐਮਸੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵੀ ਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੈਠ ਜਾਏ। ਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ है, वो सारी इन्फॉर्मेशन को एक पोर्टल पे प्रेजेंट करता है। इससे क्या होगा, इससे आएगी ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी आएगी थोड़ी सी, इससे वो लोगों को पता लगेगा कि हाँ भी किस स्टेट में कौन सी पंचायत कैसे चल रही हैं, कितनी पंचायत हैं। ठीक, नेक्स्ट खबर है अबाउट G20। इस बारी यूपीएससी च भी पेपर दे विच आया सीगा, थानू नैब तहसीलदार दे पेपर च या फिर पंजाब पीसीएस दे पेपर च भी आ सकता है भी G20 दी कंट्रीज किहड़ियां ने। G20 बच्चे दो खबरां लई ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा। पहला मैं थानू खबरां दस दिंदा, फिर मैं थानू G20 दी कंट्रीज दस दिंदा। G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20। पहली खबर क्या थी G20 की, इंडिया ने बोला कि यार अभी देखो भी चल रहा है कोविड, इस करके नेपाल तो इंडिया ने लोगों ने आना है, इंडिया तो श्रीलंका ने जाना है, श्रीलंका तो यूके जाना है, यूके तो यूएस जाना है। दिस क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट जिहड़ी हैगी है लोगों की, ਇਹਦਾ एक सिस्टम बनाया जाए, ਇਹਦੀ प्रॉपर टेस्टिंग होए, एक क्वारंटीन प्रोसीजर होवे, ट्रांजिट प्रोटोकॉल्स होण। इस करके इंडिया ने एक G20 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ G20 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਦੂਜਾ G20 ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਿਟ ਹੋਈ ਸੀ ਹੁਣੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ G20 ਨੇ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ G20 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੋ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਦੋ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਲਏਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ लैंड डिग्रेडेशन, कि जमीन जो है ना इसकी डिग्रेडेशन ना हो, इसको लेके G20 काम करेगी। दूसरा G20 काम करेगी कोरल रीफ प्रोग्राम। लैंड डिग्रेडेशन तुसी समझते हो भी की हो गया कि थोड़े कोल जिहड़ी लैंड है उहदी ओवरऑल क्वालिटी थल्ले जाई जा रही है, जमीन बंजर हो रही है, ते ओवरऑल मतलब दी लैंड इज बीइंग डिग्रेडेड। ऑन दी अदर हैंड कोरल रीफ जिहड़ा हैगा ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ G20 ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਰਲ ਰੀਫ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਕੋਰਲ ਰੀਫ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ 'ਚ ਕਰਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਵਾਈਟ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਪਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪਿਕਚਰਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇਹਦੀ। ਕੋਰਲ ਰੀਫ ਆਈਲੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੋਰਲ ਰੀਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਗਲਫ ਆਫ ਕੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲਫ ਆਫ ਮੰਨਾਰ तमिलनाडु, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड एंड मालवन। ये बहुत कम बच्चों को पता होता है, मालवन ये कहाँ है, महाराष्ट्र। तो यहाँ सब जगह कोरल रीफ मिलते हैं बच्चे। अब G20 क्यों खबरों में था, बिकॉज कोरल रीफ प्रोग्राम भी शुरू किया है।
लैंड डिग्रेडेशन प्रोग्राम भी शुरू किया है, और इंडिया ने क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट के ऊपर काफ़ी बात की है G20 में कि अब जब कोविड ख़त्म हो रहा है तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब लोग मूव करें तो क्या प्रोटोकॉल्स हों। तो इसलिए G20 में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले तो आप लगा लो GAT सिंपल, ठीक, या जैसे अल्फ़ाबेटिकली भी करना होवे, साउथ अमेरिका से है अर्जेंटीना, फिर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका से ब्राज़ील, फिर कनाडा, चाइना, EU, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अरेबिया, साउथ कोरिया, टर्की, UK और US। अब ये मेंबर जो हैं अदरवाइज ऐसे तो अपने को याद नहीं रहेंगे, तो इसको याद करने के लिए मतलब मेरे को कोई निमोनिक नहीं मैं देता, मैं आपको वैसे ही एक बात बता रहा हूँ कि मतलब निमोनिक नहीं दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि पेपर में क्वेश्चन कैसे तोड़ना। तो आप याद रखना कि क्योंकि EU मेंबर है इसलिए यूरोप की कंट्रीज इंडिपेंडेंटली एज सच मेंबर्स नहीं है सिवाय UK, फ्रांस, इन दो कंट्रीज के, ठीक। अब इसके बाद में रशिया तो वैसे ही EU का पार्ट उस तरह से नहीं है, तो UK और फ्रांस हो गए, ये UK, फ्रांस और रशिया। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज है ना दुनिया में, उनमें जो जो मेंबर नहीं है, अब वो याद करोगे तो आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर रॉन्ग ऑप्शन में उसी को लिखेगा। एक तो इजराइल नहीं है, एक ईरान नहीं है, एक पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान हमें पसंद हो ना हो, इम्पोर्टेंट कंट्री है दुनिया में, ये तीनों कंट्रीज जो हैं ये पार्ट ऑफ दिस थिंग नहीं है। अदरवाइज साउथ कोरिया भी है, चाइना भी है, जापान भी है, इटली भी है, इंडोनेशिया, इंडिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, सभी मेजर कंट्रीज मिला के G20 बनाती हैं। तो आप अगर इनको याद रख लोगे ना कि कौन नहीं है इंपॉर्टेंट कंट्री, इजराइल, ईरान, पाकिस्तान, ये नहीं है, तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज इंडिपेंडेंटली नहीं है क्योंकि EU ही उसका पार्ट बना हुआ है। तो इससे आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। चलो जी, एक थानू पेपर च आ सकता है कि पेंटानल वॉज रिसेंटली इन न्यूज। क्या है पेंटानल? पेंटानल है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेटलैंड। बहुत बड़े वेटलैंड हैं, मतलब पानी की वाटर बॉडीज हैं, 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास ये है। कहाँ पे? ब्राज़ील में। ब्राज़ील में ये है बच्चे, और ये खबरों में क्यों थे? क्योंकि यहाँ पे लग गई थी आग। बोलीविया, ब्राज़ील सबसे बेस्ट ऑप्शन है, वैसे ये बोलीविया और पैराग्वे में भी आते हैं, पर आपको पेपर में ब्राज़ील ही लिखा आएगा। पेपर में इनफैक्ट ये लिखा भी नहीं आएगा, ये लिखा आएगा पेंटानल वाज रिसेंटली इन न्यूज़। वो है क्या? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेटलैंड। और खबरों में क्यों थे? क्योंकि यहाँ पे फ्लेमेबल डिपॉजिट जमा हो गए थे, जिसकी वजह से द होल वेजिटेशन वाज अंडर फायर। दूसरा एक आपको आ सकता है मेडिकेन्स। मेडिकेन्स वर रिसेंटली इन न्यूज, वाई? अब ये देखो नाम से ही आपको पता लग जाएगा मेडिकेन्स कहां से आ रहा है। मेडिटरेनियन हरिकेन्स। तो जो मेडिटरेनियन एरिया में, मेडिटरेनियन सी के आसपास जो हरिकेन्स आते हैं, हरिकेन्स मतलब साइक्लोन टाइप चीज, तो उसको क्या बोल रहे हैं? मेडिकेन्स। ये यूजुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते, वीक होते हैं और स्मॉलर होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन से, बट खबरों में थे तो इसलिए आपको पता हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ये एक फ़ोन नंबर जो स्टार्ट किया है सरकार ने, जिसका नाम है किरण। किरण याद रखना क्या है? 24/7 टोल फ्री नंबर। टोल फ्री नंबर है 24/7। ये किस चीज़ के लिए है? आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ है मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन। मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन हेल्पलाइन है ये, जिसमें 13 लैंग्वेजेस में क्या की जाएगी? लोगों को कोई मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है तो उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दी जाएगी, डिस्ट्रेस मैनेजमेंट किया जाएगा, फर्स्ट एड दी जाएगी। तो इसको किसने लॉन्च किया है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी
डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, ये किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो आपने याद रखना है कि किरण जो हेल्पलाइन है ये मेंटल हेल्थ के लिए है, पर ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की नहीं है, किसकी है? डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अच्छा इनिशिएटिव है ये। नेक्स्ट, इसके बाद में बच्चे हमारे पास आता है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स क्या है? SFF। बेसिकली 1962 की जो इंडिया चाइना की लड़ाई थी उसके इमीडिएटली बाद एक फोर्स खड़ी की गई थी जो एज सच क्या है कि उसके अंडर नहीं आती, आर्मी नेवी एयरफोर्स के अंडर नहीं आती। बेसिकली इसमें होते कौन है? तिब्बतन्स एंड गुरखास। ये एक स्पेशल फोर्स है। ये अभी खबरों में क्यों थी SSF? आई थिंक आपको याद होएगा, ऐसा बोला जा रहा है कि जो इंडिया ने अभी चाइना में के साथ जो लद्दाख में हुआ है ना, कई तो हमारे स्टूडेंट जो लेक्चर देख रहे हैं वो वहाँ पे सर्व भी कर रहे थे। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो वहाँ पे सर्व कर रहे हैं लद्दाख में और वहाँ से वो PCS की तैयारी कर रहे थे। तो ऐसा बोला जाता है कि SSF वालों ने बहुत ज़्यादा की हाइट्स जो हैं वो पैंगोंग लेक के वहाँ पे और फिंगर 1 फिंगर 4 फिंगर 5 ऐसे वाले में और लद्दाख में बहुत सारी जो हाइट्स हैं वो SFF ने रिकैप्चर करने में बहुत ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। ठीक, तो ये आपको पता हो कि ये है क्या है? एक स्पेशल फोर्स जिसको रेज किया था इमीडिएटली आफ्टर 1962 सीनो इंडिया वॉर। नेक्स्ट, एक्सरसाइज पैसेज एक्सरसाइज, ये किसके बीच में हुई है? पैसेज हैज बीन बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इसके अंदर हुआ क्या है? इसको बोल क्या रहे हैं पैसेज एक्सरसाइज को? तो पैसेज का ले लिया पास और एक्सरसाइज का एक्स, पैसेक्स। इंडियन ओशन में हुई है बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, होती रहती है। आपको बस पता होगा कि सितंबर के महीने में रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और इंडिया के बीच में हुई है। सिमिलरली एक और एक्सरसाइज आपको ना मैच द फॉलोइंग आ सकता है एक्सरसाइजेस का, तो आपको पता हो कि दूसरी कौन सी है? जिमेक्स 20। जिमेक्स 20 किसके बीच में हुई? 26 सितंबर से 28 सितंबर के बीच में इंडिया एंड जापान के बीच में हुई थी। ये भी दोनों कंट्रीज की नेवी की एक्सरसाइज है, जॉइंट नेवी एक्सरसाइज जिमेक्स 20। सिंपल है बिल्कुल। चले आगे। इसमें ना आपको जो ये वाले, वैसे तो आपको डेली हमारे जो बच्चे पेपरों की तैयारी कर रहे हैं PCS की, उनको तो पता ही है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे CBL UPSC चैनल पे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे पिछले 6 महीने से डेली करंट अफेयर्स आते हैं। वो तो आपको कॉन्सेप्चुअल हाई लेवल के तो वहाँ पे हो ही जाएंगे। ये जो छोटे फैक्ट्स हैं ना जो खबरों में रहे हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, और इतने ही लेवल का क्वेश्चन आएगा, अगर 1-2 आएगा इस लेवल पे, नायब तहसीलदार में भी और इसमें भी। नेक्स्ट, इंडिया ने एक और अपना सेकंड रॉकेट लॉन्च पैड बना लिया है। सेकंड रॉकेट लॉन्च पैड जो है ये कहाँ पे बना है? ये आपको लोकेशन पता हो, थुथुकुडी। ठीक, इसको पहले क्या नाम बोलते थे? इसका नाम क्या था? टुटीकोरिन। कहाँ पे है ये? तमिलनाडु में। और इंडिया का पहला रॉकेट लॉन्च पैड कहाँ पे है? श्री हरिकोटा। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आई होप आपको पता है कि जब भी लॉन्च पैड बनते हैं, कोई भी कंट्री बनाती है तो किस तरफ बनाती है? ऑन द ईस्टर्न साइड, ताकि अगर कोई बाय चांस लॉन्च फेल हो जाए तो वो आके जो गिरे वो पानी में आके गिरे, यहाँ पे ज़मीन पे आके ना गिरे। ठीक, चलो जी। इसके बाद में एक और आपको पता हो छोटी सी चीज़, वो है कि ये बस एक कॉन्सेप्ट भी है और वैसे छोटा सा फैक्ट भी है। ये क्या है कि डोमेस्टिकली सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरर्स, DSIIS, ये क्या होते हैं? बेसिकली क्या होता है कि कभी भी आपको आएगा ना, अगर सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट बैंक, सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरर, किसी भी चीज़ को जब मैंने बोल दिया कि वो है सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यार ये जो चीज़ देख रहे हो आप, दिस इज टू बिग एंड
टू इम्पॉर्टेंट टू फेल। मतलब ये कि यार अगर मान लो, जैसे मान लो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक लगा लो, हमारा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिस भी चीज को सरकार ये डिक्लेयर कर देगी, इसका मतलब होगा कि अगर ये फेल हो गया ना, अगर ये फेल हो गया तो ये अकेला फेल नहीं होएगा, इसके साथ में बहुत सारे बैंक फेल होंगे, बहुत सारी कंपनीज फेल होंगी। वैसे ही अभी सरकार ने डिक्लेयर किया कि यार सन 2020-21 में के लिए बोलते कि LIC, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एंड GIC क्या है? जनरल इंश्योरेंस कंपनी कॉरपोरेशन, सॉरी आई बेग योर पार्डन। LIC है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और ये है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कहते हैं कि यार अगर ये फेल हो गए ना तो फिर नहीं कुछ हो सकता, ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं। और इसको डिक्लेयर कौन करता है? DAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एडा भी जिसको बोलते हैं, IRDAI, इसने डिक्लेयर किया है। तो अगर आपको पेपर में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज DSIIs, तो कौन है वो? LICs एंड GICs। क्लियर? चलो जी, नेक्स्ट स्टेप एक आपको पता हो, छोटे छोटे बस थोड़े से 5-6 फैक्ट्स और हैं सितंबर के। पहला आपको पता हो कि ईज क्या होता है? EASE, ये एक स्कीम है सरकार की, एक इनिशिएटिव है जिसका नाम क्या है? एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। ये बेसिकली है क्या? हम चाहते क्या इसके अंदर? बस आपको ये पता हो कि ईज इज रिलेटेड टू व्हाट, क्योंकि अभी ना ईज 2.0 आया है। तो अगर आपको है कि ईज इज रिलेटेड टू व्हाट, तो अपने को पता हो ये है बच्चे रिलेटेड टू बैंकिंग। कोशिश क्या की जा रही है? वो ये कि हम ना लोगों के डोर स्टेप तक बैंकिंग को पहुंचा दें। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, इन बैंक्स को भी काफ़ी ज़्यादा इनमें वो लिया जाए, रिफॉर्म्स लाए जाएं। और दूसरा, बैंकिंग शुड बी टेकन टू द डोर स्टेप्स ऑफ एवरीवन। तो ये आपको याद रखना है कि ईज 2.20 इंडेक्स इज रिलेटेड टू बैंकिंग। नेक्स्ट एक और चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स को पहले तो सुनो, लॉन्च कौन करता है? 2 बॉडीज मिलकर लॉन्च करती हैं। पहली फ्रेजर इंस्टीट्यूट, कहाँ पे है ये? कनाडा का है फ्रेजर इंस्टीट्यूट। और दूसरा सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी। ये 2 बॉडीज मिलके लॉन्च करती हैं ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। इस इंडेक्स में इंडिया का रैंक बहुत पीछे आया, 105, 105th आउट ऑफ 162 कंट्रीज। ये क्या फर्स्ट आया? हांगकांग का और सिंगापुर का। ये इंडेक्स क्या बताता है? ये बताता है कि किसी भी कंट्री में लोगों के पास कितनी इकोनॉमिक फ्रीडम है। और ये कैसे पता लगेगा कि किसी कंट्री में लोगों के पास कितनी इकोनॉमिक फ्रीडम है? इससे कि उस कंट्री में जो लोग हैं वो अपने इकोनॉमिक डिसीजंस कितना ओपनली ले पा रहे हैं। ये मेजर करने के लिए वो ये देखते हैं कि सरकार टैक्स कितना लगा रही है, सरकार प्रॉपर्टी के कितने राइट्स दे रही है, सरकार इंटरनेशनली ट्रेड करने की कितनी एक ऑप्शन दे रही है। अब इंडिया है, रैंक तो पीछे आएगा ही। रेलवेज आपकी प्राइवेटाइज्ड है। अगर कोई बंदा, आप ये लगा लो, आपके सबसे बड़े बड़े सेक्टर्स ही इतने मुश्किल हैं काम करने के लिए। एयर इंडिया आपका सरकारी है, बहुत सारे सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर आपका सरकारी है। अभी इनफैक्ट हमारे यहाँ पे तो उसका उल्टा ही डिमांड हो रहा है। तो पॉइंट इसकी बंदे के पास में फ्रीडम नहीं है, इसलिए हमारी रैंकिंग पीछे ही आएगी। इसमें काफ़ी पीछे आती है। पहले तो फिर भी 2018 में 80 के आसपास थी, ठीक। अभी कोविड के बाद में और पीछे चली गई है। नेक्स्ट, तो आपको बस ये पता हो कि ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स कौन करता है लॉन्च? फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा प्लस सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी। और दूसरी चीज़, इंडिया का रैंक है 105th, और ये मेजर क्या कर रहा है? इकोनॉमिक फ्रीडम। नेक्स्ट आता है एक, अगेन इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल स्मार्ट
सिटी इंडेक्स, ये भी सितंबर में लॉन्च हुआ था। स्मार्ट सिटी इंडेक्स, ये स्मार्ट सिटी किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं कि यार वो स्मार्ट सिटी है जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है ताकि जो अर्बनाइजेशन जब हम कर देते हैं, जब भी हमारा शहरीकरण होता है तो उसके बाद में कुछ उसके नुकसान भी आते हैं उनको, जैसे फॉर एग्जांपल ਤੁਸੀਂ अर्बनाइजेशन करती शहर बनाता दिल्ली, उस तो बाद उत्थे होगी उस करके पोल्यूशन, ਹੁਣ पोल्यूशन ਨੂੰ ਮਿਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ठीक। सो स्मार्ट सिटी इज डिस्क्राइब्ड एज अ सिटी दैट अप्लाइज टेक्नोलॉजी टू एनहांस द बेनिफिट्स एंड डिमिनिश द शॉर्टकमिंग्स ऑफ अर्बनाइजेशन। तो इसमें टॉप किसने किया है, कौन सी सिटी ने? सिंगापुर। सिंगापुर बहुत अच्छे से टेक्नोलॉजी यूज़ करके बहुत अच्छे से अर्बनाइज शहर भी पूरा है, लेकिन आपको ऐसे भी नहीं लगता कि यार शहर के साथ में उसकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत अच्छा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सिटी है। सेकंड नंबर पे आती है इसके बाद में हेलसिंकी। हेलसिंकी कहाँ है? फिनलैंड में। और फिर आती है यूरिक। यूरिक कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में। इंडिया में जो सबसे ऊपर आई है वो आई है हैदराबाद, जो अदरवाइज दुनिया में 85 नंबर पे आई है। फिर आया है दिल्ली। हैदराबाद का आई थिंक 85 रैंक था, दिल्ली का 86 था, तो थोड़ा पीछे ही है ये इंडिया का सिस्टम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर आपने एक बार आंखों के सामने से निकाला होगा तो पेपर में ठीक हो जाएगा। ये है ANIC, ARISE। क्या है ये? अनिक अराइज। अनिक अराइज का मतलब क्या है? अटल न्यू इंडिया चैलेंज। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे अटल न्यू इंडिया चैलेंज। और अराइज का मतलब क्या है? इन अप्लाइड रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। ये अब आपको फुल फॉर्म कभी नहीं आएगी पेपर में, आपको बस ये आएगा कि अनिक अराइज जो है ये एक रिसेंटली प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। बोलोगे हाँ जी बिल्कुल हुआ था। किस चीज़ से रिलेटेड था? ये था कि जो इंडिया में स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स और MSMEs, मीडियम माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इन स्टार्टअप्स और MSMEs में इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, ठीक, ये इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो सके, रिसर्च हो सके, इस सब चीज़ के लिए जो यूज़ होएगा वो है स्टार्टअप एंड MSMEs का। अब इसके अंदर क्या है? 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपीज़ दिया जाएगा फंडिंग सपोर्ट फॉर स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर कोई बहुत अच्छा स्टार्टअप है और वो कोई बहुत यूज़फुल टेक्नोलॉजी बिल्ड करना चाहता है तो उसके अंदर उसको मिलेंगे 50 लाख रुपीज़। और इसको चला कौन रहा है? इसको क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, क्योंकि ये रिसर्च से रिलेटेड है, तो ये प्राइमरली इसको चलाएगा इसरो, प्लस और मिनिस्ट्रीज़ भी हैं जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड सो ऑन। तो इसमें आपको ये तो नहीं आएगा कि कौन चला रहा है, पर अगर आपको पेपर में आया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर आया कि अनिक अराइज इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, इट इज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टार्टअप्स, स्टार्टअप्स को फंडिंग देना ताकि वो रिसर्च कर सकें, ताकि वो डेवलपमेंट कर सकें, टेक्नोलॉजी को एनहांस कर सके। सो इसके साथ में हमारे सितंबर के महीने के फैक्ट्स का वो कवर होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूंगा अगस्त के महीने के फैक्ट्स, जब हम सबको हुआ था कोरोना। ओके, सी यू लेटर।